हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्कॉलर इंग्लिश के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं 3 वीडियो अपन ने टेंस के कर लिए थे, जिनमें लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रेजेंट सिंपल के यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो उसके आगे अपन बात करते हैं। आई थिंक 4 रूल अपन ने कर लिए थे, 4 यूज प्रेजेंट सिंपल के कर लिए थे, जिनमें पहला था रूटीन एक्शन, दूसरा था यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा था हैबिचुअल एक्शन और चौथा था प्रोवर्बियल सेइंग्स। ये अपन ने कर लिए थे, और अगर किसी ने वो यूज नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 3 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उससे आगे करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के और क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, उन पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। हाँ जी, टेंस अपना चल रहा था प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर कर लिए थे हमने। अच्छा, इसके यूजेज कर लिए थे, और आज अपन आगे इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए 4 यूज में करवा चुका, आज हम बात करेंगे 5वें की। तो 5वां वैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेजेंट की यानी वर्तमान की जो भी परमानेंट सिचुएशन है। देखिए सिचुएशन 2 तरह की होती है, एक तो होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। तो परमानेंट सिचुएशन जो भी होंगी वो कौन से टेंस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट सिंपल में। कौन से टाइम की प्रेजेंट के जो भी परमानेंट सिचुएशन है वो कौन से में लिखी जानी चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, प्रेजेंट की टेम्परेरी जो भी सिचुएशन है वो कौन से में लिखी जानी चाहिए? कॉन्टिन्यूस में लिखी जानी चाहिए। अब ये कैसे लिखी जाती है, इनको अपन सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। चलिए बात करते हैं। परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशंस of present. Permanent situation of present must be written in present simple. देखिए 5वां रूल क्या कहता है अपना कि परमानेंट सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट मस्ट बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल। वर्तमान की जो भी परमानेंट सिचुएशन है वो कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। और जो भी टेम्परेरी सिचुएशंस है उनको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब इनको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे तो आई थिंक बेहतर समझ में आने वाली बात आपके। देखिए सिचुएशन कितनी? 2। पहली हमने मानी परमानेंट सिचुएशन, दूसरी टेम्परेरी। ठीक है, 2 सिचुएशन है और दोनों कौन से टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की है। अब देखिए परमानेंट सिचुएशन और टेम्परेरी सिचुएशन, इनमें अंतर क्या है? ये जो मतलब काफ़ी टाइम से पहले से चली आ रही है, अब तक कंटिन्यू है। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है परमानेंट। टेम्परेरी में अभी कार्य खत्म चालू है लेकिन थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, या कुछ समय के लिए वो जारी रहेगा, तो वो होती है टेम्परेरी सिचुएशन। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के मुताबिक दोनों सही हैं। अब जैसे आई लिव इन जयपुर, क्या लिखा हुआ है? आई लिव इन जयपुर, मतलब मैं जयपुर में रहता हूं। तो ये वाली परमानेंट सिचुएशन है। अब देखिए इनको अंतर से समझेंगे हम। आई लिव इन जयपुर, और एक में लिखता हूं आई एम लिविंग इन जयपुर, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंटली आई एम लिविंग इन जयपुर। अब देखिए इन दोनों सिचुएशन में अंतर क्या? अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखो तो दोनों भी गलत नहीं है। ये कौन से स्ट्रक्चर में है? ये है प्रेजेंट सिंपल में। ये देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से स्ट्रक्चर में है? प्रेजेंट सिंपल में। तो स्ट्रक्चर के तहत देखोगे तो ये भी सही है, और स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये भी सही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम और वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। इधर देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है और ये प्रेजेंट सिंपल में है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो अपन बात बोल रहे हैं परमानेंट टेम्परेरी, इन दोनों में अंतर क्या? इसका मतलब ये है कि मेरा परमानेंट रेजिडेंस क्या है? जयपुर है। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आई लिव इन जयपुर, इसका मतलब तो है कि मैं परमानेंट ही जयपुर में ही रहता हूँ। ठीक है, और आई एम लिविंग इन जयपुर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये कैसी सिचुएशन है? टेम्परेरी है।
कुछ समय के लिए मैं जयपुर में आया हुआ हूँ या कुछ समय के लिए मैं रहूँगा। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आया, कोचिंग करने के लिए आया, तो वो क्या परमानेंट यहाँ रहेगा? क्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए कोचिंग करेगा, जो भी अपना कार्य करेगा, उसके बाद उस कार्य की समाप्ति के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। तो वो उसका क्या है? टेम्परेरी है, ना कि परमानेंट। तो परमानेंट रेजिडेंस है तब क्या लिखोगे आप? आई लिव इन जयपुर। और अगर टेम्परेरी रेजिडेंस है तो क्या लिखना है? आपको कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा, आई एम लिविंग इन जयपुर। ठीक है, ये वाली बात है। इन दोनों में डिफरेंस ये चीज़ है। ठीक है, आई थिंक समझ में आई होगी बात। आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसे इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको उसमें अंतर बताना है। जैसे कि अ डॉग स्टैंड्स अंडर द ब्रिज अ डॉग स्टैंड्स अंडर द ब्रिज। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो अ डॉग क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। ठीक। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंडर द ब्रिज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ब्रिज। द ब्रिज क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट। इधर देखिए, ये कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट सिंपल में, जबकि ये क्या है? ये अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये देखें कि एक कुत्ता जो कि ब्रिज के नीचे खड़ा है, एक कुत्ता ब्रिज के नीचे खड़ा है, तो ये वाली कंडीशन क्या परमानेंट हो सकती है क्या? क्या वो कुत्ता वहीं खड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। परमानेंट सिचुएशन तो नहीं है। हो सकता है वो घंटा रुक जाए, 1 घंटा रुक जाए, 2 घंटा रुक जाए, परमानेंट तो नहीं है ना कि वो वहीं रहेगा। नहीं, तो ये वाली गलती है। अब जैसे अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आगे ए डॉग लिखा हुआ है तो डॉग तो है जो एक क्या है? चलने वाला जीव है, गतिमान है ये तो कहीं भी तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये क्या परमानेंट सिचुएशन हुई क्या? नहीं। तो परमानेंट सिचुएशन नहीं है तो कौन से टेंस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखी जाएगी, ना कि प्रेजेंट सिंपल में। अगर ये वाली चीज़ प्रेजेंट सिंपल में है तो गलत है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा फिर? तो इसको लिखेंगे अ डॉग इज स्टैंडिंग या सिटिंग, कुछ भी लिख सकते हो। अ डॉग इज स्टैंडिंग या सिटिंग अंडर द ब्रिज। अब ये वाली बात सही है, कुत्ता वहां बैठा हुआ है, ठीक है, वो वहां से थोड़ी देर बाद में चला भी जाएगा। तो ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। तो कौन से टेंस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे अ बिग banyan tree is standing near the wall। आगे लिख लेते हैं near the wall of my house। ये देखिए, a big banyan tree is standing near the wall of my house। अब सब्जेक्ट क्या है अपना? बिग बैनियन ट्री। ट्री कहीं चला जा सकता है क्या भाई? कोई पेड़ है तो ये आज यहाँ है तो हो सकता है क्या कल यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या हुआ? परमानेंट सिचुएशन। तो परमानेंट सिचुएशन है प्रेजेंट की। और मैंने कहा था परमानेंट सिचुएशन हो तो उसको आप किस में नहीं लिखोगे? कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख के कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए उसको? प्रेजेंट सिंपल में। और यहाँ पे कौन से टेंस में लिखा गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये क्या है? एरर है। तो इसको कौन से टेंस में लिखेंगे फिर अपन? इसको इज स्टैंडिंग को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? स्टैंड्स। क्या लिखेंगे? स्टैंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस लगाया। क्यों? क्योंकि ट्री सिंगुलर है। तो ए बिग बैनियन ट्री स्टैंड्स नियर द वॉल ऑफ माई हाउस, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की जो भी परमानेंट सिचुएशन होनी चाहिए उनको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस में ही लिखा जाना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाना चाहिए। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, एरर भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस चीज का। जैसे एक बात, जैसे कि द ताज इज स्टैंडिंग नियर, एक काम करें, इसको नियर नहीं लिखे, ऑन द बैंक ऑफ यमुना।
द ताज इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ यमुना, इसका मतलब क्या हुआ? ताज कौन सा? ये चाय नहीं है, ये ताज है, ताजमहल। द ताज इज स्टैंडिंग, द ताज इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ताजमहल कहाँ है? यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, अगर निर्जीव वस्तु है तो वो जब तक रहेगी तब तक वहीं रहेगी, दूसरी जगह हिल के दूसरी जगह तो नहीं जा सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज यमुना किनारे है कल गंगा किनारे चली जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ताज जहां है वहीं रहेगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट की परमानेंट सिचुएशन है। परमानेंट सिचुएशन है तो कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जानी चाहिए। अब देखिए, देखने में ये वाक्य गलत नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्या है? यहाँ एरर है। किसका एरर है? ग्रामर का एरर है, ग्रामर का एरर है। तो अगर एरर फाइंड करना हो तो आपको ये वाले रूल पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर इज स्टैंडिंग लिखा हुआ है तो इसको हटा के अपन क्या लिखेंगे? स्टैंड्स। क्या लिखेंगे? स्टैंड्स। ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो द ताज स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ठीक है। ये वाली बात है सही और ये वाली बात है गलत। तो परमानेंट और टेम्परेरी सिचुएशन में क्या अंतर है वो वाली बात आपको समझ में आई होगी। आगे अपन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखिए, पर ये बात प्रेजेंट टेंस की है और परमानेंट सिचुएशन है। हाँ, हो सकता है कल ही चेंज कर दें, लेकिन 1912 से लेकर वर्तमान तक तो यही है। और ये क्या है? प्रेजेंट की परमानेंट सिचुएशन है। तो कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल में लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि इज क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए आप, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कौन सी सिचुएशन है? परमानेंट सिचुएशन है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी चीज़ों को लिखा जाएगा? प्रेजेंट की जो परमानेंट यानी स्थायी चीज़ें हैं, स्थायी जो भी अवस्था है उनको कौन से टेंस में लिखा जाएगा? परमानेंट को प्रेजेंट सिंपल में और टेम्परेरी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, 5वां रूल अपन ने कर लिया था। अब छठे में जैसे आप लिख सकते हो कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो भी हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स उनको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। एक तरह से आप फैक्ट्स बोल सकते हो, जो भी फैक्ट्स हैं उनको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे मैथमेटिकल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फैक्ट्स को भी कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको कौन से टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं अपन, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी में क्या क्या होता है? कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हालांकि वैसे ये होता है फॉर्मूला, साइंस के रूप से देखो तो 2 तो हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बनाता है? पानी। तो ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। और लिखा हुआ है देखिए, कंटेन का मतलब इसमें रहते हैं, क्या क्या रहते हैं? एक तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब क्या क्या इसके अंदर है? हाइड्रोजन किन किन से मिलकर बना हुआ, कंपोजिशन क्या है इसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंटेन, वाटर अपने पास में यहाँ सिंगुलर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को गिना नहीं जा सकता ना। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब वो क्या है? सिंगुलर ही है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते ना आप, गिना थोड़ी जा सकता है। वाटर कंटेंस, तो इसलिए अपन ने क्या लगाया? एस लगाया। वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ? साइंटिफिक फैक्ट। और कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि अगला एक और देखते हैं, आइस मेल्ट्स
इनटू वाटर, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, साइंटिफिक फैक्ट है। बर्फ किस में पिघलता है? पानी में पिघलता है। बर्फ पानी में पिघलता है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और फैक्ट है तो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो देखिए आपने मेल्ट उसके साथ में एस लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, बात आई समझ? तो ये वाले कुछ नियम थे, जो कौन से नियम थे जिनको केवल और केवल किस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाना चाहिए। चलिए, अब जो भी इंपॉर्टेंट रूल थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब एक और रूल है कि फ्यूचर का, नियर फ्यूचर का जो भी प्लान्ड एक्शन है, मतलब नियर फ्यूचर का जो भी प्लान्ड एक्शन है, मतलब जो पहले से जिसका क्या है टाइम निर्धारित है और वो क्या है नियर फ्यूचर है, तो कौन से टेंस में लिखा जा सकता है? वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जा सकता है। ठीक है, कौन से टेंस में लिखा जा सकता है? प्रेजेंट सिंपल में क्या लिखा जा सकता है? नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कैन बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ये ऑब्जेक्ट, ये एडवर्बियल। अब देखिए ये एडवर्बियल कौन से टेंस का है? फ्यूचर का है। एडवर्बियल तो फ्यूचर टेंस का है, तो इसको लिखा कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। क्यों? क्योंकि ये रूल अपना कहता है कि नियर फ्यूचर का जो भी प्लान्ड एक्शन है उसको कौन से टेंस में लिखा जा सकता है? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ एक और थी, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब लगभग रूल पूरे हो गए हैं अपने इस चीज़ के। अब देखिए इसमें कुछ एडवर्बियल्स हैं जो आप लिखते हैं। या एडवर्बियल लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल। अब देखिए रूल यूज अपन ने पढ़ ली। अब एक ऐसा नियम जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बात करते हैं अपन। अब देखिए अगर फ्यूचर में, मतलब भविष्य में, दो कार्य एक के बाद एक होने वाले हैं, मतलब दो कार्य होंगे और पहला कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होगा, कौन से टेंस में? फ्यूचर में। अगर भविष्य में दो कार्य एक के बाद एक होने वाले हैं, ठीक है, और दूसरा कार्य पहले कार्य के होने पर डिपेंड करता है, यानी अगर पहला कार्य हुआ तो ही दूसरा कार्य होगा, अगर पहला ही नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा। ये वाली बात है ना, डिपेंड करने का मतलब तो यही है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा कार्य किस पर डिपेंड करता हो? पहले कार्य पर डिपेंड करता हो, तो जो पहला कार्य है इसको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाना चाहिए। और दूसरे को कौन से में लिखा जाना चाहिए? फ्यूचर सिंपल में लिखा जाना चाहिए। देखिए तो रूल क्या है अपना कि इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर द अदर एंड सेकंड इज डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट, देन फर्स्ट सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड विल बी रिटन इन फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ये वाली बात आई आपके बात समझ में? अब देखिए कैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई टेंस कौन सा होना चाहिए? फ्यूचर। कौन से टेंस की बात होनी चाहिए? फ्यूचर की। अच्छा, एक्शंस कितनी होनी चाहिए? दो एक्शंस हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए कि दूसरी जो है सेकंड है जो डिपेंड किस पे करे? फर्स्ट पे। किस पे डिपेंड करे? फर्स्ट पे। सेकंड डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट, देन फर्स्ट एक्शन विल बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड एक्शन विल बी रिटन इन फ्यूचर सिंपल। अब कैसे? ये अपन सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो ये रूल लिख लेना कि इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर द अदर एंड सेकंड इज डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट, देन फर्स्ट सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड एक्शन विल बी रिटन इन फ्यूचर सिंपल। ठीक है,
अब कैसे, जैसे कि दो सेंटेंस, इफ आई विल कम आई विल मीट यू। देखिए ये दो सेंटेंस है, दोनों कौन से टेंस के हैं, फ्यूचर के हैं। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि यदि मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अपना रूल क्या कहता था कि अगर भविष्य में दो कार्य हों, दो कार्य हो रहे हैं, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, दो काम अलग अलग है कि नहीं है, पहला कार्य तो आना, दूसरा मिलना, दो कार्य है, दोनों कार्य फ्यूचर के हैं, ठीक। और देखिए सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन फर्स्ट। सेकंड एक्शन अपना कौन सा, ये वाला कि आई विल मीट यू, आई विल कम। अगर वो आएगा तो ही उससे मिलेगा, अगर वो आया ही नहीं तो मिल पाएगा क्या उससे। भाई एक बार फिर से गौर से सुनिए कि इफ आई विल कम आई विल मीट यू, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, तो मिलने की बात तो कब होगी, जब वो आएगा। जब आएगा ही नहीं तो मिल पाएगा क्या। भाई आप कहीं बैठे हो, ठीक है, तो आपसे मिलने के लिए, या अब मैं कहीं बैठा हूं तो मेरे से मिलने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। अगर आप आए ही नहीं तो क्या मिल पाओगे क्या, नहीं मिल पाओगे। तो एक्शन कितनी है, दो, दोनों कौन से टेंस के हैं, फ्यूचर की, और सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पे। तो अपना रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एक्शन किस में लिखी जानी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में, और सेकंड एक्शन कौन से में लिखी जानी चाहिए, फ्यूचर सिंपल में। दोनों एक्शन कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है, दोनों एक्शन कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखी जाएगी, याद रखिएगा। एक कौन से में लिखी जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में कौन सी एक्शन लिखी जाएगी, पहली एक्शन प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी, ठीक है, और दूसरी एक्शन कौन से में लिखी जाएगी, फ्यूचर सिंपल में लिखी जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब देखिए पहली एक्शन अपने पास में ये है, ये वाली बात तो समझ में आ गई, फर्स्ट एक्शन ये है, और सेकंड एक्शन कौन सी है, ये है। इन दोनों को आप कौन से टेंस में नहीं लिख सकते, फ्यूचर में नहीं लिख सकते। पहले को कौन से में लिखना, प्रेजेंट सिंपल में। पहली अपने पास एक्शन ये है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखा जाना चाहिए फिर, आई विल, प्रेजेंट का पता, फ्यूचर का पता कैसे चल रहा है, विल से। भाई विल मोडाल इनके साथ में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर की बात है, दोनों के साथ में आप विल नहीं लगाओगे। इसके कहने का मतलब यही है कि दोनों के साथ में विल नहीं लगा पाओगा। क्यों, क्योंकि विल किसके साथ में लगता है, फ्यूचर सिंपल के साथ में लगता है। विल किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर सिंपल का, तो फ्यूचर सिंपल यहाँ पे नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे आप, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल कैसे बनेगा, इफ आई कम आई विल मीट यू। बात आ रही है समझ, इफ आई कम आई विल मीट यू। अब ये वाला है एक सेंटेंस जो सही है और ये वाला है गलत। देखिए है ना एरर आने वाली बात, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। अगर हिंदी की तरह से देखा जाए तो दोनों सही है। अगर मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा, हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अगर मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा। भाई हाँ, दोनों ही बात फ्यूचर की हो रही है, चलो कोई बात नहीं, दोनों ही बात फ्यूचर की है तो विल लगाओ, इसमें भी विल लगाओ और इसमें भी विल लगाओ, दोनों फ्यूचर के काम है। जबकि अपना नियम क्या कहता है कि अगर दो कार्य एक के बाद एक फ्यूचर में हो तो पहला कार्य किस में लिखा जाना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा कौन से में लिखा जाना चाहिए, फ्यूचर सिंपल में। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे कि if I will go to Jaipur, I will bring a toy for you। इधर देखिए कि if I will go to Jaipur, I will bring a toy for you। अब इसमें ज़रा आप पहचानिए कि फर्स्ट एक्शन कौन सी है और सेकंड एक्शन कौन सी है, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और अगर कहीं किसी भी चीज़ की कमी लगे कि ये सर आपने गलत पढ़ाया है या कोई चीज़ में कमी है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताएं, उस चीज़ में मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अब इसमें फ़िलहाल आप टॉपिक पे आते हैं अपने, ठीक है। इफ़ आई विल गो टू जयपुर आई विल ब्रिंग अ टॉय फॉर यू। देखिए दो सेंटेंस, इफ़ आई विल गो टू जयपुर, एक तो ये, दूसरा आई विल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू। अब देखिए डिपेंड कौन से पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ये वाला किस पे, ये इस पे कि आई विल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू कब लाऊंगा, जब जयपुर जाऊंगा। अगर मैं जयपुर गया ही नहीं तो क्या इसके लिए खिलौना लाऊंगा क्या, नहीं लाऊंगा। क्यों, क्योंकि बात क्या हो रही है कि अगर जयपुर जाऊंगा तो खिलौना लेके आऊंगा, अगर जयपुर गया ही नहीं
तो क्या ले पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो क्या वाली ये वाली बात जो है इस पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये वाली एक्शन कौन सी है अपनी सेकंड एक्शन, ये वाली एक्शन कौन सी है फर्स्ट एक्शन। तो गलती क्या है, दोनों में विल नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ आई गो टू जयपुर, सीधा सिंपल सी बात क्या लिखेंगे, इफ़ आई गो टू जयपुर आई विल ब्रिंग अ टॉय फॉर यू। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी।